बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नमरा तारिक। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें बैरिस्टर साद रसूल साहब, साथ ही मुझे ज्वाइन करें आमिना शेख साहिबा। नाज़रीन, आपको याद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाअहलियों का सामना करना पड़ा। उसमें तीन तो उनके अपोजिशन लीडर्स थे। उमर अयूब साहब का नाम जो है शिबली फराज साहब हैं, इसमें फिर मलिक अहमद खान बचर साहब भी हैं। अब उसके बाद जो है इमरान खान की जानिब से दो नाम जो है वो तजवीज़ किए गए थे सेनेट के लिए और कौमी असम्बली के लिए। वो नाम महमूद खान अचकजई का भी था और उसमें आजम सवाती साहब का नाम था। महमूद खान अचकजई का नाम चूंकि पार्टी से बाहर गए तो उस पर एतराजात भी उठाए गए कि उनका नाम नहीं होना चाहिए। ये पार्टी रहनुमाओं के अंदर मजीद कंफ्यूजन भी और उनके अंदर जो लड़ाई झगड़े उसका बाइस बना। लेकिन फॉर मल्टीपल रीजंस इमरान खान ने ऑब्वियसली ये नाम जो है पेश किया। लेकिन अब जो पार्टी के अंदरूनी जराए वो अब ये खबर देते हैं कि ये तो बैकअप प्लान है इमरान खान का। इमरान खान की एक जो बात बताई जा रही है वो ये भी कि शायद वो एक्सपेक्ट करते हैं उनकी तो शायद मुलाकात ही ना हो पाए काफी लंबे अरसे के लिए, इसलिए उन्होंने नाम जो है वो महमूद खान अचकजई साहब और आजम सवादी साहब का दे दिया। लेकिन जो इमरान खान की असल प्रायोरिटी है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी है, वो यही है कि जो हमारे लीडरान है, खासतौर पर उमर अयूब और शिबली फराज, इन्हीं को वापस लेके आना है, इनकी नाअहली को खत्म करना है। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो पाएगी इस नाअहली को खत्म करने के लिए? इसका जवाब मैं लेती हूँ जी साद रसूल साहब। नाअहली खत्म करना इमरान खान की प्रायोरिटी है, वो बैकअप प्लान है। नाअहली कैसे खत्म हो? ये भी बताइएगा कि किसने बताया कि इमरान खान साहब की पार्टी जराए हैं और वो जो पार्टी के रहनुमा हैं उन्होंने अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पे ये खबर दी। पार्टी जराए के बयान क्या कहना चाहते हैं? अगर मैडम ये बात बता रही हैं तो जरूर खबर दुरुस्त होगी। तो मैं इस अजम्पशन पे कि पार्टी जराए ने, मैं अपना तज्जिया पेश कर देता हूँ आपकी इजाजत से। देखिए, इमरान खान साहब की या पीटीआई की कुछ पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस, उनको अगर हम कुछ लीगल प्रेफरेंसेस हैं जिनकी हम अभी बात नहीं कर रहे कि मुकदमात में कन्विक्शंस खत्म हो, लोग रिहा हों, दीगर चीजें हैं। कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ टेरिटोरियल, कुछ लीगल, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी प्रायोरिटीज हैं। अच्छा, सियासी प्रायोरिटीज के अंदर यह है कि उन्हें सियासत करने का इख्तियार हो, इजाजत हो, वो कुछ जलसा कर सकें, इकट्ठे हो सकें, पकड़े ना जाएं, दीगर चीजें ना हो। दूसरा ये कि अगर इमरान खान साहब नहीं भी निकल सकते तो ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप कहीं बाहर मौजूद हो जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग हो प्रेशर के सामने, जिनमें अगर यास्मीन राशिद साहिबा होती या शाह महमूद कुरैशी साहब होते या दीगर लोग जिन्होंने पिछले 2-3 साल के अंदर ये प्रूव किया है कि उन पे जितना भी प्रेशर एग्जर्ट किया गया, ना उनके प्लेटलेट सुपर हुए, ना वो बीमार हुए, ना लंदन गए, ना कुछ और हुआ, वो जेल के अंदर अभी भी मौजूद हैं और ना इमरान खान साहब के खिलाफ बयानात दिए जो कि पीटीआई के बहुत सारे लीडर्स ने दे दिए थे, राइट? तो कुछ चंद ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना कॉम्प्रोमाइज किया ना टूटे। अगर किसी तरीके इस तरह के लोग हिरासत से बाहर सियासत में हों और सियासत करने की इजाजत हो तो ये पीटीआई की एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सिर्फ इसी तरह सियासत आगे बढ़ सकती है, सिर्फ इसी तरह वो किसी तरीके पे, किसी सेटलमेंट पे, किसी इलेक्शन में, किसी और तरीके में पहुंच सकते हैं टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। इस पर्सपेक्टिव में तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की हर स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के अंदर, कि जो लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं वो रिक्वालीफाई हो जाएं, जो अंदर हैं वो बाहर हो जाएं, जो कन्विक्टेड हैं वो उनकी कन्विक्शंस खत्म हो जाएं, ताकि वो इलेक्शंस के लिए क्वालिफाई हो जाएं, ताकि वो पार्लियामान में आ सकें, ताकि वो पॉलिटिकल लीडरशिप के रैंक्स को ज्वाइन कर सकें। सिर्फ उमर अयूब साहब वगैरह के लिए नहीं, यही शाह महमूद कुरैशी के लिए भी इमरान खान साहब की डिजायर होनी चाहिए मेरे ख्याल में, मेरे फहम में यही यास्मीन राशिद के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों की डिस्क्वालिफिकेशंस खत्म होंगी और ये पार्लियामान में आएंगे तो ये इमरान खान साहब के आजमूदा पार्टी वर्कर्स हैं। जो दीगर लोग हैं, आहिस्ता आहिस्ता लगता है कि इमरान खान साहब का ट्रस्ट उन लोगों पे जो ना जेर हिरासत हैं और ना जो इस वक्त सियासत कर रहे हैं, जिसमें चेयरमैन साहब हों या चीफ मिनिस्टर KPK हों या सलमान राजा साहब हों या दीगर लोग हों, कि उनके ऊपर शायद उस तरह का एतबार नहीं है, या अगर ये कहा जाए कि उनके एतबार को ठेस पहुंच चुकी है, ख्वाब अली अमीन गंडापुर साहब की 12 जिलों के अंदर से वापस जाने की कहानी हो, या गौहर साहब की मुलाकात हो, या दीगर इस तरह की चीजें हों। इमरान खान साहब को एक ऐसा फिगर चाहिए, अगर ये लोग प्लान ए, अगर ये लोग डिस्क्वालीफाई से रिक्वालीफाई हो जाए किसी तरीके, तो प्लान ए है, लेकिन इनकी एब्सेंस में इमरान खान साहब को ऐसे लोग चाहिए जिनकी बाकी कोई क्रेडिबिलिटी हो या ना हो, एक बात पे यकीन हो कि ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे दूसरी साइड के साथ। ये 12 जिलों में
से घूमते हुए रात के अंधेरे में कहीं नहीं पहुंचेंगे। जो भी करेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, सबके सामने होगा। कोई इसके अंदर बैक हैंड कैलकुलेशन नहीं हो रही होगी। उन लोगों को चुनने के लिए या उन लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने अचक सईद साहब वगैरह का नाम दिया है। तो आपके मुताबिक ये प्लान यही होगा कि जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि आपने कहा कि जराई ये कह रहे हैं, तो आई एम जराई श्योर कि यही होगा। अच्छा ठीक है, आमना आपकी इसके बारे में क्या राय है? इमरान खान का प्लान ए जो है वो किस हद तक सक्सेसफुल हो सकता है? जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं इनको किस तरीके से खत्म कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? साथ साथ इस पे मैं आपकी लीगल साइड भी सुनूंगी जी, कि जी, जरूर। लीगली ये किस तरह अच्छा काम करता है। नम्रा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी आपने जब कहा, इसलिए मैंने कंफर्म किया कि ये न्यूज़ किसने दी है कि इमरान खान साहब जो है उनकी ये प्रायोरिटी। पहली बात तो ये है, लेट्स टेक थिंग्स स्टेप वाइज। पहली बात तो ये है कि इमरान खान के बारे में बात करने वाले या उनकी ओपिनियन या उनका पैगाम आवाम तक पहुंचाने वाले जराए कौन है? क्या वो अलीमा खान साहिबा हैं? क्या वो उनकी पार्टी का कोई और शख्स है? क्या वो शख्स जो है वो ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है? क्या इमरान खान सब खुद उस शख्स को ट्रस्ट वर्दी समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? क्या किसी ऐसे शख्स को ऑफिशियली, क्योंकि अभी तक तो चाहे वो उनकी बीवी हो, चाहे वो उनकी बहन हो, चाहे वो उनके वजीर आला हो, चाहे वो उनके अपोजिशन लीडर हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किन्हीं दो लोगों ने एक जैसी स्टेटमेंट नहीं दी। जो कोई एक स्टेटमेंट देता है सुबह शाम को दूसरा उसकी नेगेशन कर देता है। तो सबसे पहली बात तो सबसे बड़ा तो कहते हैं इमरान खान से मुलाकात भी नहीं होती अभी, नहीं, अभी भी वो नहीं कह रहे हैं कि होती मुलाकात तो शायद ना हो पाए। अच्छा बाद में चले इस नहीं खतरे होती की तो वजह से इमरान खान ये फैसला इवन कर बेटर, क्या किसी टेलीपैथी के जरिए ये अखज़ किया गया है कि इमरान खान साहब की प्रायोरिटी है? सो सबसे पहले तो बहुत बड़ा सवालिया निशान इस बात पे। अच्छा, टेकिंग योर क्वेश्चन फर्दर, अगर हम हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ये मान लें कि इमरान खान साहब की प्रायोरिटी ये है, तो हमें सबसे पहले ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि हम उस शख्स की प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं जिसने पब्लिकली ये कहा था कि इस हुकूमत को लाने से बहुत बेहतर था कि पाकिस्तान पे न्यूक्लियर बम गिरा दिया जाता। ये वो शख्स है जिसकी प्रायोरिटी अपनी हुकूमत और एक तरफ पूरा पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की आवाम, 20 करोड़ लोग, इंसानी जाने, उन सब से ज्यादा उसको अपनी हुकूमत प्यारी थी। ये मैं नहीं कह रही, ये इनके लीडर ने पब्लिकली स्टेटमेंट दी थी कि जी इससे बहुत बेहतर था कि आप पाकिस्तान पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देते। तो अगर एक ऐसा शख्स, जो मेरे ख्याल में कोई भी शख्स जो ज़हनी तौर पे ठीक हो, वो कितना ही वेनमस क्यों ना हो, वो कितना ही नेगेटिव क्यों ना हो, अगर वो ज़हनी तौर पे ठीक है तो 20-22 करोड़ आवाम की, वो आपके दोस्त हो या आपके दुश्मन भी क्यों ना हो, लेकिन आप उसमें बच्चे भी हैं, उसमें बुजुर्ग भी हैं, उसमें औरतें भी हैं। आप इस तरह 22 करोड़ आवाम के एक मुल्क को, और उस मुल्क को जिस मुल्क ने आपको आइडेंटिटी दी, जिस मुल्क ने आपको, अगर वो आज क्रिकेटिंग स्टार भी हैं तो वो पाकिस्तान की वजह से, अगर वो शौकत खानम की वजह से अपने आप को बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट समझते हैं तो वो पाकिस्तान में उन्होंने बनाया, पाकिस्तान की आवाम ने उनको पैसे दिए वो बनाने के, पाकिस्तान ने आपको आइडेंटिटी दी, आप अपनी हुकूमत की खातिर कहते हैं कि जी पाकिस्तान पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दो। तो ऐसे इंसान की प्रायोरिटी मतलब वैसी कोई सेन डिसीजन लेने की वो उसमें ही नहीं है। दिस हैज नॉट टू बी अ सेन डिसीजन बाय इमरान खान व्हेन ही picks up these names, Mahmood Khan. It is not about that. What I am saying is that his priorities or no priorities is an irrelevant thing. He is not a sane person. वो पाकिस्तान का खैरख्वाह नहीं है, वो पाकिस्तान की मोहब्बत में कुछ नहीं कर रहा, वो उस कुर्सी की मोहब्बत में सब कुछ कर रहा है जिसको वो टांग पकड़ के लटक गया था जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था कि मैं इस कुर्सी की टांग से लटका रहूंगा जब तक मुझे बिल्कुल ही काट के नहीं उतारेंगे। तो इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम किस तरह से बैठ के ये डिस्कस कर सकते हैं कि इमरान खान की क्या प्रायोरिटी और इमरान खान क्या फैसला लेगा। आप 2 लोग 3 लोग कन्विक्ट हुए हैं जुडिशियल प्रोसेस के तहत ना, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसमें किसी और हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है, उसमें सिंध गवर्नमेंट, केपी गवर्नमेंट, बलोचिस्तान गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, किसी का हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। एक जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू वो लोग कन्विक्ट हुए हैं, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, आप उसके ऊपर उनकी जगह नए नाम दे दें। अब मसला आपको ये पड़ गया है, असल मुसीबत ये आपको पड़ गई है कि आपके पास नए नाम है ही नहीं, आपके पास पार्टी में एक बंदा ऐसा नहीं है जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और अगर कोई गलती से शायद कदरे बेहतर कोई अगर कैंडिडेट आपके पास है तो उसके साथ आप पर्सनली इतने इनसिक्योर हैं कि आपको ये बड़ी तकलीफ हो रही है कि जी कहीं ये गलती से सेकंड इन कमांड ना हो जाए और मेरे जेल में होते हुए ये हीरो ना बन जाए। सो
इट इज अ मेस। ठीक। ये बातें सिर्फ शायद जो लोग बाहर हैं इस वक्त, जो लोग शायद इमरान खान से थोड़ी सी मोहब्बत करते हैं, उनके घर वाले या कुछ, वो बेचारे शायद, जो मेरी समझ में है, ये बातें सिर्फ फेस सेविंग के लिए की जा रही है इस तरह की कि इमरान खान की ये प्रायोरिटी है। इमरान खान की इस वक्त और आज से पहले और हमेशा सिर्फ एक प्रायोरिटी रही है कि मुझे हुकूमत में ले आओ, बाकी जो करना है करो, पाकिस्तान पे न्यूक्लियर बम गिरा दो। इमरान खान का किसी बात से कोई कंसर्न नहीं है। he doesn't want competition, opposition leaders he is not happy being in the लेकिन खोजना बंद करें ना, नहीं, क्यों खोदना बंद लीडर करें? साइड क्या है? आपके लीडर की हम पर्सनालिटी ट्रेट्स को खोद रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है? Sasa, what is the legal side here? आप एक The only legal side here, एक सेकंड, the only legal side here is that people have been convicted by the courts. अगर उनको रिलीफ मिलना है, अगर उनको सजा मिलनी है, आइदर वे कोर्ट्स ने ये फैसला करना है। तो स्टे हो गया ना, तो वो मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि ये किस तरीके से काम स्टे का फैसला, स्टे खत्म करने का फैसला, सजा देने का फैसला, ये कोर्ट्स ने फैसला करना है। इसके अंदर इमरान खान साहब की ख्वाहिश जो भी हो, वो जमाने अल्हम्दुलिल्लाह चले गए कि इमरान खान साहब के व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो फैसले हुआ करते थे। अब वो टाइम नहीं है। नहीं, वो तो ऐसे ही है। चाचा, How does this work legally? वो लियाकत चट्टा साहब ने फैज ईसा साहब के साथ बारे में बयान दिया था ना, बुलाए ना उन्हें, पूछेंगे किसके व्हाट्सएप पे फैसले हो रहे। गुजारिश ये है कि शौकत सिद्दीकी साहब ने भी काफी बयान दिए, जी अगर आप तो भूल गए वो आपने उनको जुडिशल कमीशन के अंदर मेंबर लगाया हुआ है ना, उनसे कहें कि मुकदमा फाइल करें। आप उन्हें जुडिशल कमीशन का मेंबर उनसे हटाएं, उनसे कहें मुकदमा फाइल करें, प्रूफ करें ना इन चीजों को। गुजारिश ये है, इमरान खान साहब के सामने वही लीगल स्ट्रैटेजी है, या इमरान खान साहब के मेंबरान के सामने वही लीगल स्ट्रैटेजी है जो किसी के सामने भी हो सकती। दो बातें, उनकी दो मुख्तलिफ प्रोसीडिंग्स इफेक्टिवली, जो लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं उनकी दो मुख्तलिफ प्रोसीडिंग्स होंगी। एक प्रोसीडिंग होगी उस कन्विक्शन की बेसिस के ऊपर जो उन्हें 9 मई के मुकदमात में हुई, जिसने ट्रिगर किया इलेक्शन कमीशन की वो प्रोसीडिंग जिसमें उनको डिस्क्वालिफिकेशन हो। सो हम दो मुख्तलिफ मुकदमात की लाइनों की बात कर रहे हैं। एक वो क्रिमिनल अपील है 9 मई के मुकदमात के खिलाफ, जिसमें वो भी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस या सस्पेंशन ऑफ जजमेंट या सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन की एप्लीकेशंस फाइल करेंगे। वो एक अपील चलेगी, वो आगे हाई कोर्ट में जाएगी, आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, एक वो रास्ता है। अच्छा। और उसके साथ साथ एक कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ है कि क्या ये डिस्क्वालिफिकेशंस ऐसे हो सकती थी जिसके कुछ अपने लीगल प्रिंसिपल्स हैं। उसका एक प्रिंसिपल ये है कि क्या मेरी कन्विक्शन ठीक थी या नहीं थी, वो एक अपीलेट प्रोसेस है। उसके दूसरे अपने लीगल प्रिंसिपल्स हैं कि क्या लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने स्पीकर को प्रॉपरली खत लिखा था जिसके बाद ये डिस्क्वालिफिकेशन होनी थी। आपको याद होगा कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब की भी डिस्क्वालिफिकेशन होनी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया स्पीकर नेशनल असेंबली को कि आप ये इंश्योर करें कि इलेक्शन कमीशन को खत लिखा जाए। फहमीदा मिर्जा साहिबा उस वक्त स्पीकर मेरा ख्याल है थी नेशनल असेंबली। उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद एक खत लिखा, कहा कि मैंने इसको देख लिया है, मैंने अपना माइंड अप्लाई किया है, मैं ये नहीं रिफर करूंगी इलेक्शन कमीशन, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई थी। फिर कंटेम्प्ट फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई किया। तो एक प्रोसेस है कि स्पीकर को खत लिखा जाता है, स्पीकर वो इलेक्शन कमीशन को रिफर करता है, वो स्पीकर के खत लिखे जाने की जो बेसिस है वो लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की एक लेटर के ऊपर होता है। एक प्रोसेस है इसकी डिस्क्वालिफिकेशन का जो इलेक्शन कमीशन के अंदर कोई फॉलो नहीं किया गया, ना नेशनल असेंबली में किया गया, ना इलेक्शन कमीशन को इस तरह का कोई रिकॉर्ड दिया गया, ना इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद है। तो जो चैलेंजेस फाइल हुए हैं वो एक उनकी अपीलेट जुरिस्डिक्शन के चैलेंजेस हैं क्रिमिनल केसेस के। दूसरा उनकी इलेक्शन कमीशन के फैसला जो डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला है उसके चैलेंजेस हैं जो रिलेट भी करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन से और कन्विक्शन से, और जो इस बात के ऊपर भी हैं कि अगर आपने डिस्क्वालिफिकेशन करनी भी थी तो एक स्टिपुलेटेड प्रोसेस है, उसको फॉलो क्यों नहीं किया गया, वही प्रोसेस जिसको सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी जजमेंट में अपहोल्ड किया था। तो इनके अपने अपने फैसले होंगे। माजरत अगर बात थोड़ी ज्यादा टेक्निकल। सही। अच्छा, असद कैसर साहब का बयान में अभी देख रही हूँ, वो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान की सियासी शख्सियत को अहमियत देती है और इसमें महमूद खान अचकजई साहब का इसलिए नाम दिया गया। तो ये जो फैसला है, हमने बहुत से फैक्टर्स कल भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस किए थे कि महमूद खान अचकजई साहब की जो नामजदगी है उसके हो सकते हैं, लेकिन जो ये बात असद कैसर साहब कह रहे हैं, तो ये बलूचिस्तान में सियासी स्पेस बनाने का कोई फैसला हो सकता है, ये कोई फैक्टर इस तरह का हो सकता है, इस बात का क्या मकसद? देखिए, इमरान खान साहब को और पीटीआई को जितनी भी चीजें, जितने भी लोग, जितनी भी तहरीकें वो लिसानियत की बिना के ऊपर कहीं पे कोई जुल्म हो रहा हो, सिंध में जबान की बिना पे हो रहा हो, पानी की बिना पे हो रहा हो, जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक
वाइज पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, जो रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी होगी, वो ये कोशिश करेगी कि जो बाकी छोटे छोटे धारे हैं जो अपने अपने टाउन्स, अपनी अपनी जगहों, अपने अपने सूबों में अपनी अपनी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितना अच्छा हो कि हम ये सारे इकट्ठे करके एक बड़ी प्रोटेस्ट कर सकें ताकि उसका नेशनल इम्पैक्ट हो। इस पर्सपेक्टिव में बलूचिस्तान को पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी यही कहती है कि बलूचिस्तान को मेन स्ट्रीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज में जगह मिले, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, अगर ये सच नहीं भी होता तो क्या किसी से छुपी हुई है ये बात कि आप मारंग बलोच साहिबा के साथ हों या खिलाफ हों? कोई इस बात को डिनाई कर सकता है कि बलूचिस्तान के अंदर महरूमियां हैं? कोई इस बात को डिनाई कर सकता है कि पिछले 70 साल में जो वसाइल उनको मिलने चाहिए थे, जो डेवलपमेंट बलूचिस्तान में होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई? कोई इस बात को डिनाई कर सकता है कि चंद ट्राइब्स ने, ख्वाह वो मेंगल्स हों, ख्वाह बुक्तीज हों, ख्वाह मजारीज हों, ख्वाह कोई और हों, ये दे हैव गॉटन रिचर, ये अमीर से अमीर तर होते गए पिछले इतने सालों के अंदर, और बलूचिस्तान के अवाम गरीब होते गए। अब खत्म करना चाह रहे हैं, सॉरी मैं गुजारिश करूं, तो कितनी ही अच्छी बात है ये मैडम के पीरियड के अंदर, जब पीडीएम ने गवर्नमेंट हैंड ओवर की तो बलूचिस्तान से प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ को लगाया गया। इस वक्त डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी बलूचिस्तान से। कि इसमें क्या बुरी बात है कि बलूचिस्तान को ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स के अंदर भी स्पेस मिले, उनकी महरूमियां हैं, और गवर्नमेंट की महमूद खान अचकज़ई कुड प्ले अ पार्ट देयर टू। ये करेंगे नहीं करेंगे तो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, लेकिन अगर करें तो उसमें मजायका कोई नहीं। मजायका तो कोई ठीक है। अच्छा आमना, मुझे एक बात बताएं कि NI-66 जो है वो पहले मैं इनकी बात का जवाब देना चाहती हूँ, फिर मैं आपका सवाल है तो वो बात ये है कि इट इज फनी कि इनको ये लग रहा है या ये इस नोशन को सपोर्ट करें कि जो है महमूद खान अचकज़ई साहब को ऑपोजिशन लीडर के तौर पे प्रेजेंट। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब की पूरी पार्टी जो हर जगह जाके ढोल बजाती है कि हमारी 27 साल की स्ट्रगल है और 28 साल की, अब तो पता नहीं और कितने साल उस बात को भी अब गुजर गए हैं, तो वो 28 साल में अपना एक बंदा भी बलूचिस्तान में नहीं, अपना एक मेंबर भी ऐसा बना सके, एक भी PTI का सपोर्टर, वर्कर, लीडर नहीं बना सके। बलूचिस्तान है वो भी आपकी पार्टी का आप नहीं हमारा नहीं है, वो आपके पास कोई बंदा नहीं है बलूचिस्तान, वो पीपल्स पार्टी का है। आपकी सपोर्ट से गवर्नमेंट बनी हुई है, आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो हमारी पॉलिटिकल सपोर्ट से बनी है। तो इस वक्त जो गवर्नर बलूचिस्तान है वो भी पाकिस्तान PM मुस्लिम लीग नवाज के बहुत पुराने और देरीना साथी हैं। जब उनकी गवर्नमेंट थी तब भी गवर्नर PTI का था, तो ये तो दोनों तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का गवर्नर मैडम, जब उनकी गवर्नमेंट थी, फेडरल गवर्नमेंट, तो उनका गवर्नर था। बताएं उनको जवाब मुकम्मल करना, अगर उन्होंने बलूचिस्तान की महरूमियां जो खत्म करनी थी, तो जिस वक्त वो हुकूमत में थे, क्यों नहीं नेशनल असेंबली में कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन दी आपने बलूचिस्तान के किसी शख्स को? क्यों नहीं आपने सेनेट में कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन दी? आपने कहीं पे बलूचिस्तान को कभी इंपॉर्टेंस दी नहीं, जिस वक्त वो बेचारे अपनी लाशें लेके बैठे हुए थे। आप कहते थे आज आपकी हुकूमत है ना, आप कहते थे आपकी हुकूमत हम जा रहे हैं, हमारे वजीर आजम 1.5 साल के अंदर 8 दफा इस्लामाबाद में बैठी हुई, मेरा वजीर आजम 1.5 साल में 8 दफा हो गया। ये इस्लामाबाद में बैठी हुई, आप चले ना, डोंट टेल मी दैट। आप तो पुलिस वालों के थ्रू उनको उठवा रहे हैं। तो मैं किसी टेररिस्ट से बात करने में बिलीव नहीं करती। हाँ, जो मजलूम लोग हैं 8 दफा मेरे वजीर आजम वहां पे हो चुके, बात कर लें। बात ये है कि ये बहुत ही अब्सर्ड रीजनिंग है। असल रीजन ये है जो हमने कल भी डिस्कस किया था, PTI के पास कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जिसको वो ऑपोजिशन लीडर बना सके। इसमें ना उनके पास कोई डेप्यूटी और एक्टिंग चेयरमैन के लिए शख्स है, ठीक है, क्योंकि जो एक एक्टिंग चेयरमैन है उनकी बात कितनी सुनी जाती है पार्टी में और उनका कितना रोल है वो हम सबको पता है। शायद बैरिस्टर साहब भी उनकी बात ना सुने, अगर गौहर खान साहब इनको कॉल करके कुछ बताएं तो शायद ये भी उनकी पता नहीं कॉल उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, और अगर गलती से उठा ली तो उनकी बात नहीं सुनेंगे। तो इसलिए उनके पास ना कोई एक्टिंग चेयरमैन है, ना उनके पास कोई एक्टिंग ऑपोजिशन लीडर है, इसके अलावा कोई और बात बताएं। मुझे ये बताएं कि NI-66 का आपका क्या मामला? 18 सितंबर स्केड्यूल है बाईपोल के लिए। वहां पे जो आप लोगों की पार्टी के साथ हमेशा से खड़े रहने वाले आपके सीनियर रहनुमाए द चीमाज, द निसार चीमा, उनको नजरअंदाज किया गया है या नहीं किया गया? फिर उसके बाद अताउल्ला तारड़ के भाई जो हैं उनको जो ये टिकट मिला है, इसकी सियासी वजह है? क्या वजह है इसकी? ये आपको किसने बताया कि किसी को नजरअंदाज किया? मैंने कहा कि आपने किया या नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पार्टी ने आज तक पहली बात कि अपने किसी वर्कर को नजरअंदाज नहीं किया। अच्छा, किसी साथी को नजरअंदाज नहीं किया। ये पार्टी के वजह ये पार्टी के देखिए नहीं, ये पार्टी के डिसीजंस होते हैं। और ये मैं अब आपको ये भी बता देती हूँ। चलो उनकी अच्छी बात, किसी को नहीं, बहुत अच्छी बात है। उनका टीवी काफी अर्सा पहले बंद हो गया था। उनकी टीवी की मुझे फिक्र नहीं है जो हुई है मरी में। बात ये है कि मैं आपको बताऊं, देखिए अता तारड़ साहब का ताल्लुक लाहौर से नहीं है,
لیکن محمد انہوں نے زبیر، یہ وہ لاہور سب نے لاہور ٹی وی بند سے کر دی، انہوں نے لاہور سے الیکشن جن کو کنٹیسٹ پارٹی کیا. نے نہیں. سو یہ ڈیسیجن اور یہ آج کی پہلی دفعہ کی بات نہیں ہے. نواز شریف صاحب خود لاہور سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے کراچی سے جا کے سندھ سے بھی الیکشن لڑا ہے, انہوں نے کے پی کے سے بھی جا کے الیکشن لڑا ہے. سو یہ پارٹی کا ڈیسیجن ہوتا ہے. ماشاءاللہ، ہر جگہ سے جس وقت ان کو کوئی کینڈیڈیٹ کسی جگہ کے لیے زیادہ موزوں لگ رہا ہے. بلال تارڑ صاحب کی پہلے انہوں نے ایک ٹرم گزاری ہے ایز این ایم پی اے, ان کی پارٹی کے اندر بہت زیادہ, اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نثار چیمہ صاحب کی نہیں ہے, لیکن بلال تارڑ صاحب کی بھی بہت زیادہ کانٹریبیوشنز ہے پارٹی کے لیے. اور آپ کو یہ شاید پتا ہے یا نہیں پتا کہ جس وقت اس بار الیکشن کے ٹکٹ بٹ رہے تھے, تو کیونکہ وہاں پہ تھوڑی سی کمپلیکیشن تھی, ٹکٹس بٹ رہے تھے. نہیں تو ٹکٹس تو بانٹے جاتے ہیں, آف کورس پارٹی آپ کو ٹکٹ دیتی ہے, پارٹی ہیز ٹو الاٹ دی ٹکٹس ٹو آل اٹس کینڈیڈیٹس. تو بلال تارڑ صاحب ان لوگوں میں سے جنہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ اپنا ٹکٹ جو ہے وہ اس وقت فورگو کیا, اور مطلب انہوں نے پارٹی کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں, بہت جگہوں پہ پارٹی کو سپورٹ کیا ہے. یہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے, اینڈ ناٹ اونلی یہ ڈیسیجن, میں آپ کو یہ بھی بتاؤں بھی لیا آپ کی پارٹی نے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ لوگ ضمنی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. جو اور لوگ ہیں, پریس کانفرنس کی حنیف عباسی صاحب نے اور پرویز اشرف صاحب نے, کل ہی آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ ہمارے اتحادی ڈزنٹ مین کہ وہ ہمارے خلاف نہیں جائیں گے یا وہ ہر چیز. آئی اسٹل اسٹینڈ بائی مائی اسٹیٹمنٹ. تو اب تو الائنس نہیں ہو گیا لوکل گورنمنٹ کے لیے بھی, اس میں بھی آپ کا الائنس اب آپ الیکشن کے خلاف How about that لڑیں گے, decision? الیکشن کے خلاف نہیں لڑیں گے, کولیشن بھی رہے گی, لیکن پھر بھی وہ بڑے فضول ہیں. نہیں, میں نے بالکل نہیں کہا فضول ہے. میں تو عمران خان ہوں نہیں کہ میں یہ کہوں کہ جی میرے علاوہ ہر شخص فضول ہے. میں تو سمجھتی ہوں پلیز ایڈ بھی کر لیں آمنہ کہ اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے نون لیگ کی پیپلز پارٹی کے ساتھ دوبارہ سے جو ہے وہ ضمنی الیکشن میں بھی, اور جو فارمولا بھی ہے آپ لوگوں کا جو رنر اپ ہے وہ اسی کو جو ہے وہ ٹکٹ وغیرہ اور وہ لڑنا, تو وہ کیا ہے سارا معاملہ جو ہے. جی میں آپ کا سیکنڈ والا پارٹ, چلیں اسکپ دیٹ پارٹ, آپ مجھے پہلے سوال کا جواب دیکھیں. میں آپ کو یہ بات بتا رہی تھی کہ اس کے اوپر جو چیمہ صاحب بھی ہیں اور جو آلریڈی اس حلقے کے لوگ ہوتے ہیں, یہ ایک دفعہ نہیں ہوا. یہ پنجاب جب اوریجنل الیکشن جو آپ کا ہو رہا تھا جنرل الیکشن, اس وقت بھی بہت سارے حلقوں میں ایسے ہوا کہ ڈفرینٹ کینڈیڈیٹس کو ٹکٹس دیے گئے, اور جو شخص پہلے سے اس حلقے میں کینڈیڈیٹ تھا اس کے علاوہ. لیکن کینڈیڈیٹس کی اپنی لیڈرشپ کے اوپر یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ دے ٹرسٹ ان دیئر لیڈرشپ اینڈ دیئر ڈیسیجنس, اور اوپن ہارٹیڈلی میں نے یہ خود دیکھا ہے بہت سارے حلقوں میں کہ کینڈیڈیٹس نے خود جا کے جو لیڈرشپ کا چنا ہوا کینڈیڈیٹ تھا اس کے لیے کیمپین بھی کی, اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے الیکشن بھی لڑا, جتوایا بھی. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے اندر کوئی سنسنی والی یا کوئی انہونی بات ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی ایک طرف آپ لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں ان کی پالیسیز سے, یا وہ لوگ آپ پہ تنقید کرتے رہتے ہیں, آپ ان پہ کرتے ہیں, نہیں, یہ میں نے آپ کو بلال تارڑ کے ڈبل سٹینڈرڈ. نو ایک بات بتاتی ہوں, ڈبل سٹینڈرڈ پہ عوام یہ میں نے آپ سوال کو سب سے پہلی بات یہ کہ میں نے آپ کو بلال تارڑ صاحب کے حلقے کی بات کا جواب دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کی بات کریں نا, تو دیکھیں اس وقت پنجاب کے اندر کیا صورتحال ہے, پنجاب کے اندر کس کا کیا ووٹ بینک ہے. پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی از فنشڈ, ناٹ ٹوڈے, دے ہیو بین فنشڈ سنس دا پاسٹ 30 years. ان کی کوئی پریزنس نہیں ہے. پچھلی بار پنجاب اسمبلی کے اندر ان کی پچھلی بار ان کی ٹوٹل 5 سیٹیں تھیں. دوست ایسے ہوں سے اللہ بچائے. تھوڑی سی آپ بھی میرے دوست بن جائیں اور حوصلہ رکھ لیں, دل کی بات اس پہ یہ ایڈ کر لیتے کہ دوست نہیں, سیاسی دوست بولے نا, وہ کوئی سی بھی جماعت ہو, جب سیاست میں دوستی کرتی ہے تو پھر اس کو آپ کوئی مطلب کٹنا نہ شروع کرتے جو دوست آپ کے ساتھ چل رہا ہے, آپ کو چلے آپ تھوڑے سے دوست بن کے دیکھیں نا, ٹرائی کریں کہ آپ کو خود پڑتی ہے کہ وہ بالکل فنشڈ ہے, تھوڑی سی آپ چیک کریں, بتائیں نا تھوڑا سا دیکھیں کہ آپ کو خود پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی. اچھا بات یہ ہے کہ پچھلے 30 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی پریزنس نہیں ہے پنجاب میں. پچھلی بار ان کی غالباً 5 سیٹیں تھی پنجاب اسمبلی کے اندر, اس بار ان کی شاید 9 سیٹیں ہیں 350 میں سے. 9 اور 17 کتنی ہوگی؟ دیٹ از لائک 17 وہ منیمم, یہ تو یہ ہو گئی 26 ٹوٹل. اچھا چلیں لیٹ ہے, وہ 17 سیٹوں کی میں بات کر رہا ہوں. سیرو وہ بیئر منیمم ریپرزینٹیشن ہے. اگر وہ پنجاب کے کسی بھی حلقے کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز سے الائنس کرتے ہیں نا, تو دیٹ از مور. اچھا ویسے ون شوڈ نیور سیٹل فار بیئر منیمم, لیکن دیکھیں آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بیئر منیمم ہوتے ہوئے بھی سیٹل. دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. یا یو آر ناٹ گیٹنگ مائی پوائنٹ. اب اگر میرا 5 لاکھ کا ووٹ بینک ہے اور آپ کا 5000 کا ووٹ بینک ہے, اور آپ مجھے آ کے یہ کہتی ہیں کہ یار یہ اس کا جو ہے اس کا 4.5 پونے 5 لاکھ کا ووٹ بینک ہے, یا 4000 کا ووٹ بینک ہے, یا اینی اماؤنٹ, تو اس سے اچھا ہم دونوں مل کے الیکشن لڑ لیتے ہیں. آپ کو فیس سیونگ مل جائے گی, میرے لیے مور دا میریئر. مجھے کیا تکلیف ہے, اگر کوئی آ کے میرے ساتھ جڑنا چاہتا ہے, میرے ساتھ مل کے الیکشن لڑنا چاہتا ہے, مجھے کیا تکلیف ہوگی. اچھا
तो ठीक ये अलायंस So People's Party को इस alliance में से face saving, so People's Party को इस alliance में से face saving मिली, जैसे मैडम ने कहा face saving मिल जाएगी और इनको विक्ट्री मिली। ऐसे वो जो face saving है ना, उसके एक साथ दफा साथ नहीं सदर हुए। और इस तरह की चीजें जो आपने मुफ्त में दी हुई हैं, तो वो यही face तो मैं saving कह सिर्फ रही हूँ ना, देते हैं ये तो अच्छा, उन्होंने चलिए, ली break हुई की कॉल आ गई, बड़े मजे की discussion ऐसे हुई, लेकिन अलायंसेस मुझे बहुत break की दफा तरफ हुई हैं हिस्ट्री में, ये कोई पहली दफा नहीं है। alliances तो हमेशा एक होते हैं। स्पेसिफिक हल्के में That's the अलायंस rule. होती है, दूसरे हल्के में आप जाके एक दूसरे के खिलाफ नेक टू नेक इलेक्शन लड़े, तो दैट्स जस्ट पॉलिटिक्स। चलें, गुफ्तगू जारी है मुनाफकत भी जी। कहते हैं इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। हाँ, पॉलिटिक्स भी कहते हैं, मुनाफकत भी कहते हैं। चले नाज़रीन, गुफ्तगू हमारी एक ब्रेक शामिल करने लगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट है जिसके फिगर्स ने मुझे भी 10 बार वो पढ़ने पड़े कि ये बहुत कंफ्यूजन है, असल में भी बहुत कंफ्यूजन है और ये हुकूमती हलकों में भी पाई जा रही है। क्या कंफ्यूजन है, इस पे बात होती है। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। ब्रेक से पहले हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली के हवाले से बात भी कर रहे हैं। साथ हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली से बात की थी ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक। साथ साथ लेकिन एक तरफ जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक बार फिर से सामने आई इकट्ठे, वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें ऑन ग्राउंड नजर नहीं आती। उनका इलेक्शन का मोमेंटम कहीं नजर नहीं आता, कोई कैंपेन नहीं है, पता ही नहीं है कि उन्होंने लड़ना भी है, नहीं लड़ना, बॉयकॉट करना है या आगे जाना है। कोर कमेटी फैसले करेगी, सियासी कमेटी करेगी, होगा क्या? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां पे है इस सब मामले में? अच्छा मैडम, हम 2-3 बातें तो शुरू में आपस में डिसाइड करें, जस्ट ऑनेस्टली। क्या कोई ऐसी इवेंचुअलिटी है कि अगर सब लोग वोट कास्ट करें तो पीटीआई जीत जाएगी? ऐसी कोई इवेंचुअलिटी नहीं। 8 मई को भी लोगों ने वोट कास्ट कर लिया, 8 फरवरी को भी लोगों ने वोट कास्ट कर लिया था। तो अगर सारे लोग भी पीटीआई के लिए वोट करेंगे तो इस बात की हमें तसल्ली होनी चाहिए कि पीटीआई इलेक्शन नहीं जीती, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं। ठीक, जैसे कि 8 फरवरी को हमें तसल्ली हो गई, उसके बाद हर बाई इलेक्शन में हुई, आज तक हो रही है, इसके अंदर भी यही होगा। और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में तो जरूर होगा, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट्स 5 साल के लिए बनेंगी और जो लोकल गवर्नमेंट सिलेक्ट होंगी वो मौजूद होंगी जब भी अगले इलेक्शंस होंगे, तो वो वाला गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर मौजूद होगा। कोई सूरत नहीं, जितने भी लोग पीटीआई के लिए वोट डाल लें, कैंपेन कर लें, जो मर्जी कर लें, जलसे कर लें, जितने भी लोग वोट डालेंगे, पीटीआई इलेक्शन नहीं जीतेगी। ये एक हकीकत है। अच्छा, दूसरी हकीकत यह है कि अगर पीटीआई कोई कैंपेन भी ना करे तो भी लोग उसके साथ हैं। अगर वो वोट भी ना, भाई वो आपने सर्वेस देख लिया, कल परसों ये मेरा ख्याल है हमारी एक डिजिटल मीडिया पे दोस्त ने पिंडी का सर्वे किया, बड़ा लंबा चौड़ा। उससे पहले लाहौर का किया, सरगोदा का किया। जो ऑन ग्राउंड पब्लिक सेंटिमेंट है, वो सेंटिमेंट वोट कास्ट करने जाए ना जाए, डर जाए, जेल में हो, सो जाए, उठ जाए, चला ट्विटर जाए, पे तो जीते जिताए हैं। आइदर वे जाए ना जाए, वोट डाले ना डाले, ट्विटर पे तो जीते हुए हैं। बिल्कुल आपसे तो इसमें हम कलाम क्या हो सकते हैं, आप तो हुकूमत है। मैं मैडम आपसे, आप और मैं, हम इस पे बात करें जिनका सियासी कम से कम ऑस्टेंसिबली किसी से ताल्लुक नहीं है, हमदर्दियां हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है। हमें 2 हकीकतें तस्लीम करनी चाहिए। अच्छा, एक ये कि जितने वोट भी कास्ट हो जाएंगे, पीटीआई पाकिस्तान नहीं नहीं जीतेगी। तहरीक इंसाफ नहीं जीतेगी। और ये हमें तारीख बताती है पिछले 2-1 साल की इस हुकूमत की। अच्छा, और दूसरा ये कि कोई कैंपेन ना भी करे तो जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो पीटीआई के साथ है। जो लोकल बॉडी इलेक्शन होगा वो ये लोग इकट्ठे लड़ लें, ये वो लोग खिलाफ लड़ लें आपस में। अगर खिलाफ लड़ेंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग, तो आधी जगहों पे जहां पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि हम सीट एडजस्टमेंट में आ जाएंगे, हो सकता है नून लीग जीत जाए, हो सकता है। ये आपस में इनकी लड़ाई है जिसका इन्होंने एक सेटलमेंट किया है। ये सियासी हकीकत को तब्दील नहीं करती। ये दोनों इलेहदा होंगे तो नून लीग जीत जाएगी, हमें वोट काउंट करने की कोई जरूरत नहीं। ये इकट्ठे होंगे तो ये लोग जीत जाएंगे, पीटीआई कभी नहीं जीतेगी, रिगार्डलेस ऑफ के वोट कितने पड़े। और दूसरा ये कि ये अगर सारी सीटें भी जीत जाएंगे, अगर ये लोकल बॉडी के, मैं कहता हूं 100/100 हर जिले का, हर यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी ये लोग जीत जाएं, रिजल्ट में 47 में, अब नहीं तो साथ सामने जो बात की पीटीआई की जो ग्रास रूट पॉपुलैरिटी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाता है आप लोगों की गवर्नमेंट पे भी। जिस तरह से आपकी गवर्नमेंट बनी है कि आप लोगों की गवर्नमेंट तो अवाम के वोट से बनी ही नहीं है, और यही वजह है कि अभी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये 2 हकीकतें हैं। ये ऐसी हकीकत के तौर पर जो बता रहे हैं, इस वक्त रात इस पे आप के कमेंट करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे 7:40 है। ये ये एक हकीकत है, अच्छी बुरी नहीं बात। ये 2 delusional लोग हकीकतें हैं। हैं।
یہ ڈیلوژنل لوگ ہیں. دلولو. یہ وہ والے لوگ ہیں جو اپنی ہی ایک دنیا میں رہتے ہیں. ان کی ایک ٹویٹر کی فینٹیسی ورلڈ ہے جس کے اوپر یہ عمران خان کو وزیر اعظم بھی دیکھتے ہیں, جس کے اوپر یہ عمران خان کو مسیحا بھی دیکھتے ہیں, اور یہ پتہ نہیں میرے کیا دلوں کے تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب. چلیے اچھی بات ہے, اگر ایسا ہوتا کاش آپ راہ راست پہ بھی آ جاتے. میں تو ہوں راہ راست پہ, دلوں کے وزیر اعظم اگر آپ نواز شریف ایسے صاحب ہیں, ہوتے لیکن تو میں آپ ویسے حقیقت یقیناً کی راہ بات راست کر پہ رہا آ ہوں. جاتے. اور حقیقت یہ ہے کہ ضمنی انتخابات میں حقیقت یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ رونا روتے ہوئے ان کو آج 12 سال ہو گئے ہیں. 2013 سے لیکن صرف یہی رونا رو رہے ہیں. پہلے 5 سال تو آپ رونا روتے رہے نا. پہلے ہم نے ایک دن بھی نہیں رونا, پینما تک تو آپ رونا روتے رہے. نہیں رویا. پہلے انہوں نے کہا کہ جی دھاندلی ہو گئی. انہوں نے کہا جی 35 پنکچر کورٹ میں گئے, پروو نہیں ہوا, فیصلہ ان کے خلاف آ گیا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایز آلویز بڑی کنوینئنٹلی یو ٹرن مارا. انہوں نے کہا جی میں نے تو وہی کہا تھا جو مجھے بتایا گیا تھا. اب خدا جانے ان کو بتانے والے فرشتے کون ہیں. اب یہ بھی میں اس بات پہ بھی آج بڑی کنفیوز ہوں. نہیں, آپ نے یہ تو بتائیں, آپ نے بات کی ہے کہ یہ کبھی جیت ہی نہیں سکتے. سو لیٹ می ٹیل یو کہ آپ کی کیا حقیقت ہے, مجھے اس کی حقیقت بتانے دیں, آپ کی اور آپ کی پارٹی کی. یہ وہ لوگ ہیں جو سوائے شور ڈالنے کے سوائے رونے دھونے کی یہ اور کچھ نہیں کر سکتے. آج الیکشن کے اندر جو کچھ اگر ہم نہیں جیت سکتی, اگر جیت سکتی ہوتی تو بائی الیکشن کیوں نہیں جیتے انہوں نے. اگر آپ عوام کو خدا نہ خواستہ آپ کیسے میری عوام کو پاگل کہہ سکتے ہیں. وہ پاگل ہیں جو ایسی حکومت کو ووٹ دیں گے جو ملک کو ڈبا کے چلی گئی, جو آپ کا جینا, آپ کا ڈیلی لیونگ جو ہے انہوں نے آپ کے لیے اذیت ناک بنا دی. آپ کا روٹی کپڑا مکان چھین لیا آپ سے, آپ کا ملک بیچ دیا, کشمیر بیچ دیا, اپنے بارڈر بیچ دیے, انڈیا سے حملے کروا لیے اپنے اوپر. کیوں عوام ایسی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں نمرا, آج کی تاریخ میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر اور سپورٹر بھی ہیں نا, وہ بھی اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کی کارکردگی کے اوپر ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ جی ہمارا سیاسی اختلاف 1000 بار ہو لیکن ہم نے ایسا کام پہلے نہیں ہوتے ہوئے دیکھا. عوام کو کام چاہیے, عوام کو سہولت چاہیے, عوام کو اپنے لیے آسانی چاہیے. عوام نے اچار ڈالنا ہے, اس کا جو جیل میں بیٹھا ہوا روز ایک نئی ٹویٹ کر دیتا ہے, ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتا ہے. عوام کو کہتا ہے کہ اپنی افواج پاکستان کے جا کے گلے پکڑو, اور پھر جا کے ان کے پاؤں پکڑتا ہے. عوام یہ پوچھے نا اس سے کہ ہمیں کہتے ہو ان کا گلا پکڑو اور ان کی وردی چلاؤ, خود جا کے ان کے پاؤں پکڑتے ہو. عوام پوچھے جا کے ان سے. عوام پاگل نہیں ہے, اور عوام آپ ایسے پاگل بنے گی نہیں. کیا ایسا بیان نہیں ہے کہ عمران خان نے کہا ہو کہ گلے پکڑو. تو کیا کب نہیں کہا عمران خان کے 9 مئی کوئی ایسا بیان نہیں ہے. نواز شریف صاحب کے بیان ہے کہ جرنیلوں کا محاسبہ کرو. نواز شریف صاحب کے بیانات کے اندر کیا ہوا, کیا آپ نے پروف ملا, اسی لیے سپریم کورٹ نے چھوڑ نہیں دیا. ملا. بیرسٹر صاحب آپ نے اپنے آنکھوں میں ویڈیوز نہیں دیکھی. آپ نے حسان نیازی صاحب کو ایک فوجی وردی کو ڈنڈے کے اوپر ٹانگ کے لہراتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا ہی نہیں تھا. آپ نے ڈیڈ یو سی اٹ. آپ دیکھیے میرا آپ سے سوال ہے, کیا آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی جس کے اندر پاکستان کی وردیاں. ریزنیبل بات کریں گے. آپ مجھے ہاں نہ کا جواب دیں. کیا آپ نے وہ دیکھی؟ اینڈ آف ڈسکشن. انہوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جس کے اندر پاکستانی فوج کی وردی کی بے حرمتی کی گئی ہے. ہم نے بریک پہ جانا ہے. آپ نے فرمایا آپ اب کہیں بھی جائیں, یو ہیو ایڈمیٹڈ دس. آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے پاکستان کی وردی کی بے حرمتی کی گئی ہے, اور وہ کسی صورت جسٹیفائڈ نہیں ہے. اس پہ آپ کا جواب آگے. جی صاحب, میڈم نے فرمایا کچھ تھوڑی ریزنیبل بات کریں گے نا. ایک عجیب سا ہجانی سا وقت ہے, اس میں تھوڑی ریزنیبل بات کریں. میڈم نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ افواج پاکستان کے گلے پکڑ لیں اور وردیاں پھاڑ لیں. اس نے یہ نہیں کہا. اس نے یہ کیا ہے, میں بھی یہی کہہ رہی ہوں. اس نے نہیں کہا. اس نے یہ کہا نہیں, اس نے یہ کیا ہے. ناظرین, گفتگو ہماری جاری رہتی ہے. آف پاکستان کی جو رپورٹ ہے اس پہ بات کرنی تھی. اب بریک کے بعد ہم اس کو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ٹو پبلک پالسی. یہ انصار عباسی صاحب کی خبر ہے. اس خبر کے مطابق جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے وفاقی حکومت کے مالی کھاتوں میں 375 ٹریلین روپے کی باقاعدگیوں کی جو ہے وہ نشاندہی کی ہے. اچھا, اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شاید یہ پاکستان کی جو مالی تاریخ ہے اس میں پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ جو نمبرز آئے ہیں وہ بہت ہی زیادہ شاک کر رہے ہیں ہر کسی کو. رپورٹ میں وفاقی مالیت میں 375 ٹریلین یعنی کہ 3,75,000 ارب روپے کی باقاعدگیوں کی نشاندہی کی گئی ہے.
ये वैसे इस लिहाज से भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है हमें, क्योंकि जो मजमुई कौमी पैदावार है यानी कि जीडीपी वो बमुश्किल 110 ट्रिलियन रुपए, जबकि माली साल 2023-24 का वफाकी बजट सिर्फ 14.5 खरब रुपए था। तो फिर ये जो बेकायदगियां, ये अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट है, उसमें ये क्वेश्चन उठा भी रहे हैं कि ये कौमी बजट से 27 गुना ज्यादा कैसे हो सकती हैं। मजीद भी नंबर से, लेकिन मेरे पास टाइम कम है। साथ साथ ये मेरे ख्याल है बेज़ात इस पे अगर आप कमेंट कर दें एक, मुझे लगा कि फिर मुझे गजा की तरफ मेरा सिर्फ इसमें इतना कमेंट है कि ऑडिटर जनरल साहब लगता है ज्यादा देर ऑडिटर जनरल रहना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि ऑडिटर जनरल साहब ज्यादा देर ऑडिटर जनरल रहना नहीं चाहते। तो मैं नहीं जानता कि उनकी इसमें क्या मोटिवेशन थी। आमना 10 सेकंड्स में इसका जवाब देना चाहती है? अगर नहीं, एक्चुअली नम्रा, मैंने क्योंकि वो रिपोर्ट नहीं देखी तो आई थिंक मुनासिब नहीं है कि अंटिल आई हैव सीन इट, तो इसलिए मैं इसके ऊपर ठीक है। चलें, इस पे मजीद जब काम होगा तो पता चलेगा कि ये क्या है। मुझे नहीं पता इफ इट हैज बीन पब्लिश्ड, ये मुझे नहीं पता इफ इट हैज बीन पब्लिश्ड, आपके पास किस तरह से आई है, मेरे पास अभी तक नहीं आएंगे नंबर्स। चले इसे बात करते हैं। अच्छा, इस वक्त नाज़रीन गजा पर जो इसराइली जारियत है उसका सिलसिला बिल्कुल भी थम नहीं सका। साथ साथ हमने देखा जंग जो है जब चली है, आपने एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मुकम्मल तौर पर तबाह किया, आपने जेनोसाइड किया पूरा, आपने बच्चों बुजुर्गों सबको मार दिया। जी, इसराइल पे बात हो रही है। फिर उसके बाद आपने वहां पे कहत जो है उसको बढ़ाया, अवाम को खाने पीने को कुछ भी नहीं मिला, सालों साल गुजर गए, महीने गुजर गए। फिर उसके बाद अब जो है उनको आप उस जगह से हटा के कहीं और भेज रहे हैं। तो ये इसराइल की जानिब से स्टेप बाय स्टेप आगे जाया जा रहा है। जो चीजें नॉर्मलाइज नहीं थी उनको इस तरह से नॉर्मलाइज कर दिया, शायद हम फील भी नहीं कर रहे। तो ये इसराइल बड़ी आसानी से आगे जा रहा है। व्हाट इज द वर्ल्ड डूइंग? नथिंग बेसिकली। देखिए, ये इसराइल सबसे पहली बात ही कि अकेला तो नहीं कर रहा, अमेरिका भी इसमें साथ है। अमेरिका की इजाजत के बगैर हो ही नहीं सकता, बल्कि अमेरिका ने अभी आपने देखा कि जहां पे उनका दिल था, उन्होंने सारे यूरोपियन कमांडर्स को व्हाइट हाउस में बुला के, जैसे एक पेरेंट टीचर मीटिंग में प्रिंसिपल कुछ शरारती बच्चों को बिठा के बात कर रहा होता है, उस तरह बिठा के एक पूरी बात की। अमेरिका की मर्जी के बगैर तो ये हो ही नहीं रहा। तो ये सिर्फ इसराइल नहीं कर रहा, ये इसराइल और अमेरिका कर रहा है। तो हमें भी इस पे सवाल पूछना चाहिए अपने आप से। हम और किसी से तो क्या पूछें कि मोहम्मद बिन सलमान क्या कर रहा है, क्या पूछें कि राहील शरीफ साहब जो इतनी बड़ी फौज को, एक मुस्लिम फौज को हेड कर रहे हैं, जिनका काम था मुसलमानों पे बर्बरियत को रोकने का, वो फौज क्या कर रही है। मतलब क्या सवाल पूछें हम, अपने आप से क्या पूछें। हमें कम से कम इतना पूछना चाहिए हुकूमत से कि हुकूमत जिसके अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हम चाहते हैं कि मजीद अच्छे हों, हम पाकिस्तान चाहता है कि बतौर मुल्क, बतौर रियासत मजीद अच्छे हों, क्या उन ताल्लुकात के डायलॉग में हम अपनी दोस्ती को, अमेरिका के साथ अलायंस को बरूए कार लाते हुए कोई बात कर रहे हैं कि ये जो मुसलमानों के साथ मुजालिम फ़लस्तीन में हैं या कश्मीर में हैं या दीगर जगहों पे हैं, इस पे अमेरिका कोई अपना रोल प्ले करे, जैसे यूक्रेन में कर रहा है, जैसे दीगर जगहों पे कर रहा है। ये सवाल है, हुकूमत ही बता सकती है कि इसके ऊपर क्या कर रहे हैं। मेरा तो इतना सा नाकिस है। हुकूमत का मौकिफ इस पे बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक बार नहीं, बारहा ये बात कर चुकी है कि हम फलस्तीन के लोगों के साथ हैं, और आज से नहीं, साथ हमेशा से साथ हैं, और हर हद तक इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन के खिलाफ खड़े रहेंगे। बल्कि आपको पता है कि जिस वक्त अभी एक करंटली बहुत टेंस सिचुएशन ऐसी हुई, जिस वक्त पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, उस वक्त भी पाकिस्तान ने अपना ये स्टांस बड़ा क्लियर रखा कि हम इसराइल का साथ नहीं देंगे, और फिलिस्तीन के लोगों के साथ हम जिस हद तक रिलीफ हो, एड हो, डिप्लोमेटिकली हो, उनके लिए लॉबिंग करनी हो, हम हर हद तक जो हमारे बस में होगा हम उनके लिए करेंगे। सही आमना, पे लेकिन मेरा एक सवाल है जो मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाहती हूँ, जो मेरे जहन में अक्सर ये सवाल आता है। इसराइल के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इसराइल के खिलाफ आवाजें उठती रही हैं, अब भी उठ रही हैं। मिसाल के तौर पे आज जो है वो उनके अपने ही इसराइल के साबिक एक वफाकी उनके वजीर खजाना है, उनका ये कहना है कि असल में नेतन्याहू ही हमास को नर्चर कर रहे हैं, वो ही उनको पालने वाले हैं, और वो अपने नैरेटिव के लिए, अपनी चीजों के लिए इस तरह से कर रहे हैं। तो जब उनके अंदर से आवाजें आती हैं, हम उस नैरेटिव को उठा के मुस्लिम वर्ल्ड हकीकत को फैलाने में उस नैरेटिव को क्यों यूज नहीं करती है? देखिए, हम लोग नैरेटिव क्यों बिल्ड नहीं कर पा रहे? देखिए, आई थिंक जो साद साहब ने कहा, ये बड़ा जरूरी है कि ये किसी एक शख्स या एक मुल्क के करने का काम नहीं है। इसके अंदर यकीनन पूरे मुस्लिम उम्मा को एक होना पड़ेगा, क्योंकि ये जंग इंसानियत की जंग है। सच्ची बात है, ये किसी एक मुल्क की, किसी एक शख्स की, किसी ताकत की जंग नहीं है। ये जो कुछ वहां पे हो रहा है वो इंसानी हकूक के साथ इतना जुल्म है, इतनी बर्बरियत है कि मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले या इसके बाद कभी किसी ने देखा या सोचा होगा। सो इसके ऊपर ये तो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम उम्मा को एक होने की जरूरत है। एक हो कि ये जंग जब लड़ी जाएगी तो
इसके ऊपर बहुत सारे वैसे डिसाइसिव इसमें भी बहुत डिसीजन बड़ा सवाल है होंगे कि मुस्लिम उम्मा को इकट्ठे होना चाहिए। अब भी जब ये जंग इतने महीनों से चली आ रही है, सालों से। बिल्कुल सालों से चली आ रही है, लेकिन इसमें जो शिद्दत है वो अक्टूबर जो है वो 2023 से चली आ रही है। लेकिन हम आज भी 2 साल गालिबन तकरीबन गुजरने के बाद बैठ के ये कह रहे हैं कि हम लोगों को यूनाइट होने की जरूरत है। ये तो इट तमाम इज इंडीड अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट, और हम लोगों के लिए बाइस जितना जिंदगी इसकी के होने साथ मजम्मत साथ की जाए कम है। बिल्कुल, बिल्कुल। देयर इज नो टू ओपिनियंस अबाउट दैट। सही। साहब लास्ट कमेंट आपका इस पे, देन आई हैव टू गो फॉर द क्लोज। देखिए, हम एक बड़े अजीब से वक्त से गुजरे। हम एग्री करें उस वक्त में कि हम राइट साइड पे हों, रॉन्ग साइड पे हों, उस वक्त ने हमें ताकत दी हो, जिल्लत दी हो उस वक्त ने, लेकिन इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पूरी दुनिया एक बड़े अजीब से वक्त से गुजर रही है। वी कैन फील इट। हमारी डोमेस्टिक सियासत के अंदर भी, पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी एक हिजानी कैफियत है, दुनिया की सियासत में भी एक हिजानी कैफियत है। पिछले 4 महीने में कम से कम 6 या 7 मुल्क आपस में जंगे लड़ चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान, भारत, रूस और नेटो, थाईलैंड, कंबोडिया, वेनेजुएला। हम एक बड़े अजीब से वक्त से गुजर रहे हैं। बसद एहतराम जिनके पास ताकत है उनसे गुजारिश ये है कि इसमें अगर आप राइट साइड ऑफ, हमें नहीं पता कि ये जब दुनिया करवट लेगी तो ये किस करवट बैठेगी, क्या अलायंसेस होगी। मेहरबानी करके अगर आप राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, ट्रूथ के साथ, मजलूम के साथ खड़े रहेंगे, ख्वाह वो फलस्तीन का हो या कश्मीर का हो, तो ये पाकिस्तान की बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। वक्त खत्म हो चुका, माजरत के साथ बहुत शुक्रिया करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।